नमस्कार। चर्चा के इस बेहद खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। ये अंक खास इसलिए है क्योंकि 2024 वर्ष की ये आखिरी चर्चा है और 1 जनवरी से फिर शुरुआत होगी नई चर्चा की, नए विषयों के साथ। और उसी शुरुआत का एक हिस्सा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना, जो केंद्र सरकार ने देश भर में उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की। ये योजना विशेष रूप से शोध लेखों और पत्रिकाओं की डिजिटल पहुंच को सरल और सुलभ बनाने के लिए होगी और इसके तहत सभी सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं को एक केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समेकित पत्रिका सब्सक्रिप्शन की सुविधा मिलेगी। और इस योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में कुल 6,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। तो किस तरह से शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में नई क्रांति लाएगी ये योजना, उसी पर होगी आज की हमारी चर्चा। और हम आपको बता देते हैं कि 25 नवंबर 2024 को कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी थी और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमृत काल में हमारे देश में अनुसंधान और विकास के महत्व का उल्लेख किया था। इस अवसर पर उन्होंने जय अनुसंधान का भी आह्वान किया था। इसके बाद 25 नवंबर 2024 को कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी और इससे पहले NEP 2020 ने हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा और विकास के लिए एक अनिवार्य शर्त के रूप में अनुसंधान की पहचान की है और इसी वजह से सरकार विशेष तौर पर इस पर ध्यान दे रही है। भारत सरकार द्वारा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना भी इस दिशा में एक अहम कदम है। ये योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत एट 2047 के विजन के अनुरूप है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान और विकास संस्थानों द्वारा प्रबंधित सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के उच्च प्रभाव वाले शोध लेखों और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी पहुंच की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है ये भारत के युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। क्या कहा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, आइए आपको दिखाते हैं। रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस। हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस महंगे होते हैं और हम सब जानते हैं कॉलेज में जब पढ़ते थे एक अच्छा जर्नल पढ़ना हो कितना एक्सेस कितनी कम रहती थी। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इसको एक नए स्वरूप में डाला है कि क्यों ना हम सभी यूनिवर्सिटीज़ अपने रिसोर्सेज को पूल कर ले, कॉमन करके जितने विश्व प्रसिद्ध जर्नल हैं उन सबको खरीदें, उनका सब्सक्रिप्शन करें और उसके बाद में देश भर में जितने भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में वो उपलब्ध हो जाए। इनिशियली इसको लिया जाएगा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में फेज़ 1 में, उसके बाद में दूसरे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में और फिर देश भर में इसका प्रभाव आएगा। पायलट प्रोजेक्ट किया गया, उसका रिजल्ट आप देखिए। अगर किसी भी पैरामीटर पे देखें कितने यूजर्स बढ़े पायलट प्रोजेक्ट के बाद में, कितने बेनिफिशियरी बढ़े, कितने जर्नल के टाइटल्स आए, और किसी भी पैरामीटर पे देखो तो कहीं डबल हो रहा है, कहीं पे 1.5 गुना हो रहा है, कहीं पे 50% बढ़ रहा है, कहीं 60% बढ़ रहा है। तो एक बहुत ही इसका अच्छा अनुभव आया पायलट इम्प्लीमेंटेशन। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं इसी पर चर्चा के लिए। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो एजुकेशनिस्ट हैं, और डॉक्टर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर मेंबर UGC। सबसे पहले संगीत जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से एक क्रांतिकारी बदलाव ये योजना लाने वाली है। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक था। बहुत पहले ये हो जाना चाहिए था। हम कह रहे हैं 2047 में हम एक विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत के लिए जरूरी क्या है कि ये नॉलेज इकोनॉमी होनी चाहिए, नॉलेज सोसाइटी क्रिएट करना है। नॉलेज सोसाइटी करने के लिए आवश्यक है कि हमारा इनोवेशन पर जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इनोवेशन यदि करना है तो हमको सिर्फ यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ तक न जाकर के इनोवेशन जो है वो कॉलेजेस तक जाना चाहिए।
कॉलेजेस तक जाने के लिए जरूरी है कि उनके पास रिसोर्सेज हो, एक्सेस हो, क्वालिटी जो लिटरेचर हो वो उन तक एक्सेस हो। सामान्यतः अभी देखा गया है। बिल्कुल। सुषमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से ये योजना जो है अपने है कि आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी जो पहुंच है वो छात्रों तक, संस्थानों तक, वो कैसे होगी, किस तरह से इसका सिस्टम बनाया गया है? रमा जी, सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन समाचार को बधाई देना चाहती हूँ। 31 दिसंबर को शाम को ये कार्यक्रम करने की हिम्मत केवल आप ही कर सकते थे कि आप वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पे बात कर रहे हैं। ये देश विविधतापूर्ण है, हम सब जानते हैं। शहर से गांव तक, राजधानी से छोटे से गांव तक ये फैलता है और लगभग 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं हमारे और लगभग 50,000 से अधिक महाविद्यालय हैं और वहाँ तक इन सब गुणवत्तापूर्ण पब्लिकेशंस की पहुँच शोधकर्ताओं के लिए आवश्यक थी। देश में हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हम सब जानते हैं जी, लेकिन उस टैलेंट को तराशना आवश्यक है और शोध के लिए अगर उन्हें तराशना है तो उन्हें इसी प्रकार से तराशा जा सकता है। आप विश्वास करें, एक दूर दराज के महाविद्यालय में जहाँ एक बड़ी खस्ता हाल की लाइब्रेरी होगी, थोड़ी सी पब्लिकेशंस होंगी और वो इतना पैसा नहीं कॉलेज लगा सकता कि इन बड़े बड़े जर्नल्स और पब्लिकेशन हाउसेस के लिए सब्सक्रिप्शन दे सके। वन नेशन वन इलेक्शन जैसा अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, ये 30 वन सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, वन सब्सक्रिप्शन जी, 30 लगभग इसमें पब्लिशिंग हाउसेस उन्होंने रखे हैं और 13,000 के करीब जर्नल्स रखे हैं, विच इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। और जैसा अभी आपने बताया 6,000 करोड़, राष्ट्र तो सोच सकता है लेकिन कोई विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं सोच सकते। तो एक बार सबको जोड़ने की ये जो पहल है, ये भी उतना ही बड़ा नवाचार है जैसे शोध में हमें नवाचार चाहिए। तो जो दूर दराज बैठा हुआ वैज्ञानिक दृष्टि वाला बच्चा होगा वो भी कम से कम डिजिटल एक्सेस कर सकेगा और बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, बेस्ट फिलोसोफर, बेस्ट सोशल साइंटिस्ट, जिसको हम सर्वोत्तम कह सकते हैं, जो वो विश्व में कहीं भी हो, उसके लेखन तक, उसके शोध तक वो बच्चा पहुंच पाएगा और जैसे ही वो वहाँ पहुँचेगा तो उसका मस्तिष्क उस दिशा में चलना आरंभ करेगा। बिल्कुल, आप कौशल विकास की बात कर रही हैं और ये बात भी कर रहे हैं कि जिस तरह से शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक जो छात्रों में कौशल होता था लेकिन प्रतिस्पर्धा के लिए उसका जो विकास है वो कहीं आड़े आ जाता था इन सुविधाओं की कमी की वजह से, अब वो नहीं आएगा। संगीत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इसमें जो समन्वय का काम है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के द्वारा किया गया है और इसका एक अलग पोर्टल भी बनाया गया है, उसको किस तरह से एक्सेस किया जाएगा? देखिए, ये कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी था कि जितने विश्वविद्यालय हैं देश के, आजकल ई प्लेटफॉर्म पर तो करीब करीब सारे विश्वविद्यालय ये रिसोर्सेज हैंडल कर रहे थे। जैसे अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को ले लें तो एनुअली जो है वो 12.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा था। मुझे लगता है इग्नू भी जो है वो लगभग इतना ही खर्च कर रहा होगा। और देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, IITs जो बात कर रहा हूँ, उनके जर्नल भी उतना ही बहुत महंगे होते हैं। तो इन सबों को कोऑर्डिनेट करने का काम एक नोडल एजेंसी के पास तो होना चाहिए। और अब देखना सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये ले तो लेते हैं, लेकिन हमारा बैंडविड्थ कितना है कॉलेजेस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने कॉलेजेस को कितने बैंडविड्थ आप देते हैं। जो रिमोट एरियाज में है, जैसा कि अभी जिक्र किया जा रहा था, यदि हमारे पास है और यदि वहाँ तक ऑप्टिकल फाइबर नहीं गया है, यदि वहाँ पर बहुत स्पीड नहीं है, हाई स्पीड नहीं है, तो हो सकता है कि हम एक साथ 20 यूजर हो या 50 यूजर हो या 150 यूजर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक ही साथ हो सकता है कि 400 यूजर यदि काम करने लगे। तो हमको साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज हम खरीद रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े जो पब्लिशिंग हाउसेज हैं, हम उनसे रिसोर्सेज खरीद रहे हैं, तो उनको एक कोऑर्डिनेशन की उसकी आवश्यकता है और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट करने की आने वाले दिनों में इसकी आवश्यकता होगी। जैसे हम लोगों ने बिल्कुल उसका भी विस्तार होगा, उससे बात करेंगे, लेकिन कार्यक्रम में वक्त है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DG न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। सुषमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताया जा रहा है कि शोध पे जो बहुत खर्च होता था वो कम से कम 18% है, इसमें कम हो जाएगा। तो ये कितनी बड़ी बात होगी और ये जो खर्च कम होगा ये अपने आप में किस दिशा में जो शोध है, नवाचार है, उसको आगे ले जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्र हैं, जो युवा हैं या अन्य शोधार्थी हैं उनको सम्मिलित करेगा? जैसा अभी संगीत जी कह रहे थे कि इसके लिए हमें नेटवर्क की आवश्यकता है, लैन की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है और एक्सेस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। और हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय की क्षमताएं अलग अलग हैं। वो सबके सब ना उतने रिसोर्सेज इस पर लगा सकते हैं और ना ही उनके पास उतने रिसोर्सेज होते हैं। तो इसलिए ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, यानी पूरा राष्ट्र हम बांध रहे हैं एक प्रकार से शोध के साथ, अनुसंधान के साथ, पब्लिकेशन के साथ, पब्लिकेशन तक एक्सेस के साथ। उसमें अच्छे ग्रंथ भी होंगे, उसमें अच्छे राइटअप्स भी होंगे, उसमें अच्छे आर्टिकल्स भी होंगे और अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होंगे जिनकी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। और बहुत से बच्चे ये है कि कई बार लैब भी मिल जाती है, लेकिन लैब के साथ उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, शोध ग्रंथ चाहिए, वो नहीं होते। और जिसको हम वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, ये इंडेक्स जर्नल्स, बड़े बड़े नाम हैं जिनके, उन पब्लिकेशन हाउसेस तक पहुंच नहीं होती। तो वहाँ तक वो बच्चे जब पहुँचेंगे तो नए विचार पनपेंगे, नए अंकुर उनके मस्तिष्क में जन्म अवश्य ही लेंगे, मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बता रही हैं कि जब विविध शोध के लिए जो कई बार पहुंच नहीं होती, अब एक ही क्लिक के माध्यम से पूरी डिजिटल प्रक्रिया है, 13,400 पत्रिकाएं हैं, वो उपलब्ध होंगी और इसमें आगे भी काम किया जा रहा है। संगीत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, 6300 से अधिक संस्थान हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं जो इसका हिस्सा होंगे, इससे फ़ायदा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं तक भी उनकी पहुंच बढ़ेगी। तो इसमें वैश्विक अनुसंधान समुदायों में भारत का प्रभाव वो किस तरह से बढ़ता हुआ देखते हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय में आपका रिसर्च इस बात से जो ऐसा है, आप कितने अच्छे क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्कोपस जर्नल में कितना कैसा आर्टिकल होता है। दूसरी बात मैं एक चीज कहना चाहता था, विकसित भारत के लिए और जो नए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस ध्यान रखना है कि हमको अपनी भाषा में, हिंदी और जो हमारी आंचलिक भाषाएं हैं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, उनमें भी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि जितने भी 6,000 करोड़ में खरीदे जाएंगे वे सारे के सारे विदेशी भाषा के होंगे। अधिकांशतः जो पत्र पत्रिकाएं हैं जिनको हम ई रिसोर्सेस कर रहे हैं वो सब अंग्रेजी में होंगे। तो जो रिमोट एरियाज में जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं उसके लिए उनकी ट्रांसलेशन की सुविधा की आवश्यकता होगी। वो कैसे यूनिवर्सिटीज मुहैया करा पाएंगे, ये बहुत आवश्यक हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि ये सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एलिट इंस्टीट्यूशंस तक कन्फाइंड हो जाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको बता सकता हूं। मान लेते हैं कि राजस्थान के रिमोट एरिया में कोई कॉलेज है, वहां पर हिंदी में पढ़ाई जाती है। ये जितने रिसोर्सेज हैं जिनको खरीदा गया है, वे सारे स्कोपस जर्नल, इंडेक्स जर्नल हैं जो बाहर की दुनिया से खरीदे गए हैं। निश्चित तौर पर जो है वो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें काम कर पाएंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम से हैं या जो अन्य भाषाओं से हैं, उनका एक्सेस उन तक उसी रूप भाषा में यदि नहीं पहुंच पाता है, तब लर्निंग का एक गैप मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक और चीज जोड़ने की आवश्यकता है कि इन पत्रिकाओं का अनुवाद, एक ट्रांसलेटेड वर्जन भी जो है वो कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के जिसे हम कहते हैं कि मास लेवल तक ये पहुंचना चाहिए। तभी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए ये एक नई पहल और ये कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। बहुत शुक्रिया संगीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुषमा जी बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।